चलो यार, तो आज ना मैंने कुछ लिखा नहीं है, वो मैं खुद ही लिखूंगा क्योंकि जो मुझे किसी बुक में बहुत अच्छा मिलता नहीं है, मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। तो दो वर्ड है, एक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ना पहले अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, आज कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाओगे? हाँ बेटा, इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहे बेटा, सारा वेस्ट तो नहीं पढ़ा रहे, काम आएगा बेटा जब पढ़ा रहे। तो देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप भी लिख लो, मैं भी लिख रहा हूं। ये इट इज द अमाउंट ऑफ, मैं साफ साफ लिखने की कोशिश करूंगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, it is the amount of energy change when one electron is added to outermost cell of a gaseous isolated atom। तो सबसे पहले सब डेफिनेशन लिखेंगे यार। हाँ, क्या लिख रहा सर? मेरा नेबर में शादी है, नॉइस पोल्यूशन आ रहा है, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप प्लीज बता दो। बेटा ये कुछ पढ़ा रहा हूं, टेक्स्ट पार्ट उसके लिए कर लिया करो सर, इंस्टेड ऑफ रेटेड। हाँ बेटा, आज बस ये है। हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड है सर, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। इतनी सारी प्रॉब्लम एक साथ, ठीक है। स्क्रीन ने तो वापस से रिज्वाइन करो बेटा, तुम्हारे यहाँ शादी है तो तुम एक काम करो, सुन लो या फिर देख लो म्यूट करके, या फिर हट सकते हो तो हट जाओ, ठीक है। हाँ, लेक्चर यूट्यूब से सुन लेना, चलेगा। चलो, तो डेफिनेशन लिखेंगे सब लोग। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ ए गैसेस आइसोलेटेड एटम। एनर्जी चेंज को बोलते हैं, ठीक है। और एनर्जी चेंज क्या होता है? एनर्जी चेंज कैन बी पॉजिटिव, एनर्जी चेंज कैन बी नेगेटिव। सबसे पहले सब डेफिनेशन लिख दो। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू outermost cell of a gaseous isolated atom। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे सब लोग, फटाक से लिखो, मैं आगे बढ़ूंगा फिर। तो बहुत छोटी छोटी बातें फटाफट जान के खत्म कर देते हैं, फिर ज्यादा टेंशन आती नहीं इनमें। अब देखो है क्या, लिखा सबने, डन। अब देखो, यदि आपने सबने लिखा तो होता क्या है, देखो अपने पास क्या है, कोई एक ए एटम है, मान लो ए एटम है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया मैंने, तो बेटा ए माइनस बनेगा। अब इस प्रोसेस में कुछ भी हो सकता है। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो सकती है, तो केमिस्ट्री में ना एनर्जी को डेल्टा एच लिखते हैं, डेल्टा एच। रिलीज को नेगेटिव लिखते हैं बेटा, ठीक है। या फिर इस प्रोसेस में या तो ये हो सकता है केस 1 या केस 2, ये हो सकता है इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए बेटा, उस समय डेल्टा एच आएगा पॉजिटिव। तो कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या, तो आप सीधा सा, ठीक है, सीधा सा आंसर ये करोगे आप कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है किसी गैसेस आइसोलेटेड एटम में, तो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो जो भी चेंज आएगा ना बेटा एनर्जी का, जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, उस चेंज का नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अपने दिमाग में सेट कर लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द गैसेस आइसोलेटेड एटम। तो वो ये भी हो सकता है, रिलीज हो सकता है, आप सही बोल रहे हैं। रिलीज को कभी कभी क्या एक्सोथर्मिक भी बोला जाता है, और एब्जॉर्ब को एंडोथर्मिक भी बोला जाता है। सही बात है एकदम आपकी, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी सिंपल चेंज है। लेकिन एक वर्ड और, पहले आपने इतना लिखा, सबने लिख लीजिए, किसी को डाउट है पूछ लो, इतना फटाफट लिखते जाइए, साथ साथ में लिखते जाइए, कोई डाउट है पूछते जाइए। हाँ, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बोल सकते हैं आप। सर ये चैप्टर कौन सा है? ये गैसेस के बाद क्या बोला था? गैसेस आइसोलेटेड एटम, ये लिखा है देखो पूरा। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू
आउटर मोस्ट सेल ऑफ गैसियस आइसोलेटेड एटम। तो डेफिनेशन है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो भी एनर्जी का चेंज होगा, अब एनर्जी का चेंज कैन बी पॉजिटिव, एनर्जी का चेंज कैन बी नेगेटिव। सर वो क्या होता है, मतलब गैसियस होना चाहिए और अकेला होना चाहिए, आइसोलेटेड मतलब कोई और एटम आसपास नहीं होना चाहिए। सर इलेक्ट्रॉन सिर्फ गैसेस स्टेट में ऐड, हाँ बेटा गैसेस स्टेट में अपन इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं और गैसेस स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन को अपन हटा सकते हैं। ठीक है, गैसेस स्टेट इज कंपलसरी। ऋषदीप बोलो क्या बोलना चाहते हो। सर डेल्टा एच क्या है ये? बेटा डेल्टा एच मतलब एनर्जी का चेंज, डेल्टा एच को एनर्जी चेंज लिखते हैं अपन। ठीक है, एंथैल्पी बोलते हैं उसको वैसे। ठीक है, आगे पढ़ोगे, लेकिन डेल्टा एच मतलब ठीक एनर्जी है। का चेंज। ठीक है, ठीक है, एनर्जी चेंज एटम का आएगा या इलेक्ट्रॉन में? बेटा एटम में आएगा वर्षा, हर चीज एटम में ही आएगी बेटा। ठीक है सर, प्रीवियस स्लाइड लगाना। सर ये सिर्फ नॉन मेटल्स में होता है, अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा तुषार, नॉन मेटल में होता है, मेटल में होता है, वो पता चलेगा बाद में। हाँ वैभव ओनली गैसेस स्टेट में ही आता है। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड लगा दी है, देख लीजिए, लिखा हुआ इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू दी गैस। सर आपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस नहीं बताया, समर्पित बताऊंगा बेटा, छोड़ रखा है अभी एंड में तीन, अभी मैंने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी छोड़ रखा है, डी कॉन्ट्रैक्शन छोड़ रखा है नेट पे, सब बताऊंगा, समर्पित टेंशन मत ले। ठीक है, बता दूंगा मैं धीरे धीरे, मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग रहता है यार। ठीक है, बुक्स वगैरह से एक अलग अप्रोच से पढ़ाता हूं मैं। सर ये नॉन मेट नो जरूर नहीं है नॉन मेटल सर, रीजन की वाई गैसियस में, बेटा गैसियस में रहेगा ना तो दूर दूर रहेंगे एटम, तो एक एटम दूसरे पे किसी तरह का फोर्स नहीं लगाएगा, इन्फ्लुएंस नहीं करेगा एक एटम दूसरे को। तो हम चाहते हैं बिल्कुल सेपरेट एटम उसमें से ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, दूसरा एटम रहेगा तो दिक्कत आएगा। सर कल की क्लास का टाइम क्या है? बेटा सेम टाइम जो आज हो रहा है। कितने डाउट पूछते हो यार आप। चलो ये लिखो आप फटाफट। सर एटम को न्यूट्रल बने होना चाहिए, भाई नहीं बनता एटम न्यूट्रल, कंबाइंड स्टेट में जाता है जब एटम न्यूट्रल नहीं रहता, अकेला रहता है तो रह लेगा, लेकिन कंपाउंड तो बनाएगा ना बेटा, कंपाउंड बनाएगा तो उसे इलेक्ट्रॉन या तो लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा, शेयरिंग करनी पड़ेगी। अब ना एक वर्ड और होता है, ध्यान से सुनना, अब आपको कंफ्यूजन होगा जिंदगी में, एक वर्ड और होता है बता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, तो कुछ नहीं है ये, तो ये है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when one electron is added to outermost cell of a gaseous isolated atom। देखो सिंपल सी बात है, पहले आप लिख लो, पहले तो आप चैट में आप बंद नहीं होते। सर प्लीज टर्न टू लास्ट पेज, आई विल टेक स्क्रीनशॉट। सर एफिनिटी का मतलब क्या है? बेटा पढ़ाने से पहले ही डाउट पूछ लेते हो आप। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ गैसेस आइसोलेटेड एटम। पढ़ाने से पहले तो डाउट मत पूछो। हाँ गैसियस, वही बेटा, गैसियस न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम, अरे फर्क नहीं पड़ता, मोल लिख ले न्यूट्रल लिख ले, वो गैसेस आइसोलेटेड एटम का मतलब न्यूट्रल ही हो गया बेटा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनो आप, देखो ये दो केस थे ना, एक बार आप प्लीज लिख लो यार, आप एक साथ इतने डाउट पूछते हो ना, आराम से डाउट पूछा करो, पहले सुना करो एक बार पूरा। डाउट पूछने का पता है तरीके क्या होता है, आपके पास चैट, आप फटाफट लिखने लग जाते हो, ऐसे पूछोगे ज्यादा करने, एक बार मुझे पूरा खत्म कर लेने दिया करो, फिर हो सकता है आपका डाउट पहले क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when a electron is added to outermost shell of gaseous isolated atom। तो देखो यार, हाँ एक ही बात है, एक ही बात है, समर्पित सही बोल रहा हूं, तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं यार, आप सुनना, ये डेफिनेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक जैसा है, आपको बस एक बात मेरी समझनी है, क्या समझनी है, जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है ना, ये वाला केस, इसको ये अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, रिलीज के टर्म में देखते हैं। देखो गेन एंथैल्पी तो कुछ भी हो सकती है,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन खाली रिलीज के टर्म में देखना, खाली रिलीज के टर्म में देखना, ठीक है, वो कहलाता है क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मैंने लिखा ना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, तो मैं खाली जब रिलीज देखता हूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, जब मैं रिलीज या एब्जॉर्ब दोनों देखता हूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ठीक है, तो कहीं पे ऐसा लिखा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल्स टू 20 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या समझोगे आप कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 20 किलो जूल मोल है, मतलब क्या है कि 20 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई होगी। और यदि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा -20। एक ही मतलब है इन दोनों का, इन दोनों चीजों का एक ही मतलब है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही मतलब है। मेरी बात समझ रहे हो क्या आप? चाहे आप बोलो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी -20 किलो जूल पर मोल है, या बोलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 20 किलो जूल पर मोल है, एक ही बात है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? जब हम रिलीज के टर्म में देखते हैं तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, तो खाली रिलीज रिलीज देखते हैं ना, तब कहलाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आप डाउट पूछ लो मुझसे दोनों चीजों का, कंफ्यूज करने के लिए नहीं बेटा, हम जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ते नहीं है। Sir, can we say electron affinity is negative of electron gain enthalpy? नेगेटिव यस, बट नॉट ऑलवेज ना, रिलीज के टर्म में बेटा, पॉजिटिव वाले में तो नहीं बोल सकते। Okay, sir. Okay. यूएन बताओ, हाँ यूएन बताओ। यूएन बोलो बेटा। सौरभ। सर फर्स्ट स्लाइड शो कर दो। फर्स्ट स्लाइड बेटा, ये रही फर्स्ट स्लाइड, ये फर्स्ट स्लाइड है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एफिनिटी है वो बस रिलीज, जब वो रिलीज होता है तो ही कहलाता है ना? बस। और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी वो रिलीज और गेन दोनों होता है। चेंज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब चेंज, अब चेंज मतलब रिलीज और गेन दोनों ना? कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कुछ भी हो सकता है, और अफिनिटी में बस रिलीज ही होगा। बिल्कुल, ठीक। इसलिए तो मैंने लिखा, ये आप देखोगे तो मैंने ये लिखा ना, चाहे तो लिखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 20 किलो जूल है, या लिखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -20 किलो जूल है, एक ही मतलब है। हाँ ओके सर। ठीक है, चलो और किसको पूछना है? पूछ लो भाई, जी भर के पूछ लो आप। एनर्जी रिलीज फ्रॉम एटम, यस शिवांश। इसकी वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होगी, नहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तो पॉजिटिव लिखी होगी, लिखी पॉजिटिव होगी तो होगी वो नेगेटिव ही ना। इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब देन, हाँ एब्जॉर्ब के लिए कोई टर्म डिफाइन नहीं है, यदि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो कोई टर्म डिफाइन नहीं है। एफिनिटी का मतलब तो कुछ नहीं होता बेटा, वर्ड है यार। एफिनिटी मतलब होता है अक्वायर करने की टेंडेंसी, बस। सर माइनस क्यों लगाया इलेक्ट्रॉन? बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, 20 किलो जूल है, इसका मतलब क्या है, ये 20 किलो जूल रिलीज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में तो माइनस लिखना पड़ेगा ना रिलीज में। अभी पहले ही तो बताया, एब्जॉर्ब होता तो प्लस लिखते हैं, रिलीज होता तो माइनस लिखते हैं। ठीक है रितिका, तुषार बोलो। सर हाँ, मैं कह रहा था जब हम लिखते हैं 20 किलो जूल पर मोल, तो इसका मतलब ये है कि 20 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है बाय 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, बिल्कुल, जब वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ सर एक बार और बताओ अंकुर। हाँ अंकुर बोलो। सर सर हाँ हाँ बोल, जल्दी बोल बेटा। सर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में सर ये -20 किलो जूल पर मोल लिखा है। हाँ तो बेटा सर क्योंकि उसमें रिलीज है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में साइन कंसीडर करते हैं अपन। हाँ सर उसमें लिखा है चेंज, तो सर पेपर में हमें ऐसे गिवन होगा कि चेंज पेपर में एनर्जी। हमेशा हमेशा आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ही काम करना है जिंदगी भर। तो सर हमें पता कैसे लगेगा कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है या फिर बेटा गेन हो रही है? वो लिख के देगा ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे रहा हूँ या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रहा हूँ, सब बताएगा क्वेश्चन में। युक्ता बोलो। ओके सर ओके। युक्ता। बोलो बेटा। युक्ता तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। सर एफिनिटी में माइनस होते हुए भी माइनस नहीं है बेटा, एफिनिटी में माइनस नहीं लिखेंगे तो रिलीज ही है ना, डेफिनेशन ही रिलीज बोल दिया। हाँ बोलो लड़की। एक क्वेश्चन। बोलो बेटा बोलो। सर इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है ना, तो उसमें तो उसे एटम को एनर्जी मतलब गेन होनी चाहिए, तो रिलीज क्यों होती है?
बेटा हो सकता है ना उसका वो स्टेबल हो रहा हो। इलेक्ट्रॉन जब मान लो एटम को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करे और वो स्टेबल हो जाए तो एनर्जी रिलीज करेगा बेटा वो उस केस में। यदि एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबल हो रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा, अनस्टेबल हो रहा है तो एब्जॉर्व करेगा। ठीक है, सही है कि लड़की? हाँ बिल्कुल, शिवान से बोल रहे हो? यस लड़की? सर। हाँ, आगे बढ़े आप। मैंने आपके सारे डाउट ले लिया, मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलो अब देखते हैं फैक्ट। अब अपन को पढ़ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, याद रखना इसको ही पढ़ना है अपन को। अपन हमेशा इसको ही कंसीडर करेंगे ऑलवेज। यस ठीक सर। है, चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। अब सुनो, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? मैं सिर्फ अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाऊंगा, मैंने एक बार बता दिया वो बस। अब मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा। चलो अब चैट बंद कर दो थोड़ी देर। चलो पहला फैक्टर सोचते हैं जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए? देखो सुनो आप, आपने मेरा एक एग्जांपल देखो। मान लो एक झूला है, वो जो गोल वाला झूला होता है ना, जो झुलाते रहता है, गार्डन देखा होगा ऐसा, और ऐसे घूमते रहते हैं उसमें। ठीक है, एक बात बताओ, न्यूक्लियस के, सिंपल छोड़ो, झूला भी छोड़ो, न्यूक्लियस के जितने पास इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना बेटा, उतना वो स्टेबलाइज तरीके से ऐड होगा। न्यूक्लियस के जितना पास इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतना वो स्टेबल तरीके से ऐड होगा, और जितना स्टेबल तरीके से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना बेटा, उतनी एनर्जी रिलीज होगी। ऐसे मान लो यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे ऐसे, जितना पास होगा उतना, जितना जेड इफेक्टिव होगा ना ज्यादा, उतना वो ढंग से स्टेबलाइज तरीके से ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा पहला फैक्टर क्या है? जितना ज्यादा फोर्स होगा जेड इफेक्टिव, उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जितना जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है उस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ आराम से रोटेट करेगा, वो स्टेबल होगा। ठीक है, दूसरी बात साइज। साइज का क्या बताओगे बोलो? देखो साइज जितना छोटा है, जितना छोटा साइज उतना न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और जितना पास होगा उतना हमारा फायदा है, वो स्टेबल हो जाएगा। तो जेड इफेक्टिव बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, और साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। तीसरा फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक बात बताओ, फिर यहां पे अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। एक ले लेते हैं फुलफिल्ड। सबसे कम किसमें एनर्जी रिलीज होगी बताओ? एक होता है हाफ फिल्ड, तो होता है नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो सबको ये समझना चाहिए, जो फुलफिल्ड है उसमें तो इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज कहां पे होगी? नॉर्मल वाले में हो सकती है। हाफ फील्ड में भी एनर्जी कम रिलीज होगी, और फुल फील्ड में भी। क्यों? फुल फील्ड में तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना ही मुश्किल है, वो ऐड करवाएगा ही नहीं, एनर्जी देनी भी पड़ सकती है। सही बात है। तो हम क्या कह रहे हैं, 3 फैक्टर है, तो फुल फील्ड उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने से स्टेबलाइजेशन आ ही नहीं रहा। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने से यदि स्टेबिलिटी एनहांस हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। तो फुल फील्ड में तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के चांसेस ही नहीं है, सेम केस हाफ फील्ड का है। तो अल्टीमेटली 3 फैक्टर्स है। देखिए तीनों फैक्टर आपको समझ में आते हैं तो लिख लीजिए, जिसको पूछना है कुछ पूछ सकते हो आप इसमें, 1 बाय 1 करके। ये फैक्टर्स है। वैभव बोलो। एनईसी क्या लिखा आपने नीचे? फुलफिल्ड, हाफ फील्ड और नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर से लिख देता हूँ। ओ सर फुल फॉर्म लिख दिया करो ना सर, समझ नहीं आता। ओके बेटा, फुलफिल्ड, फिर हाफ फील्ड, फिर दे रखा है मुझे नॉर्मल, कुछ भी नॉर्मल मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे कम एनर्जी रिलीज होगी फुल फील्ड वाले में। ठीक है, चलो एक डाउट खत्म। दूसरा डाउट, हाँ बोलो। स्वातिक, गलत नाम तो नहीं बोले? बोलो बेटा। सर अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होगा तो उसमें रिपल्शन नहीं होगा बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ? बेटा जितना देख खुद सोच, जितना न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतना उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा। यस सर। जितना 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 पास हो रहा है, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना वो स्टेबलाइज हो जाएगा ना बेटा। जैसे मान ला ऐसे घूम रहा है, तुझे मान ले कि तू न्यूक्लियस है, तो उससे 10 किलोमीटर दूर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, क्या तू उसको देख पाएगा? क्या फोर्स लगा पाएगा उस पर? नो सर। तो वो तो तेरे लिए स्टेबलाइजेशन नहीं हुआ। जितना पास होगा तो उसको होल्ड करके रखेगा।
समझ तो रहे सर हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन नहीं होगी आपस में? वो हो सकता है, वो एक फैक्टर वो अपन कंसीडर कर लेंगे, लेकिन वो ओवरकम नहीं कर पाएगा हमारे फोर्स को। ओके सर। और सर जैसे लिखा है जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, सेम इसका बात है। मतलब तो मतलब इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। बिल्कुल, एनर्जी ज्यादा, मतलब जितना स्टेबलाइज तरीके से ऐड होगा उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाएगी। ओके सर, हाँ, थैंक हम ठीक है, आगे ऋषदीप बोलो। जेड इफेक्टिव से कैसे प्रोपोर्शनल समझ में नहीं आया। सिंपल है यार, मान ले तेरे पास दो चीजें हैं, तू खुद सोच, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पे 15 न्यूटन का फोर्स है, कहाँ ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगा? 15 न्यूटन वाले में ना। तो जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना वो आसानी से होल्ड हो जाएगा और घूमने लगेगा फटाफट। सही है? अच्छा निधि बोलो। ठीक है। बेटा सेकंड पॉइंट है, देखो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट एक ही मतलब है, सेकंड और पहले पॉइंट का एक ही मतलब है कि जितना पास ऐड होगा ना उतना वो स्टेबलाइज तरीके से ऐड होगा, और जितना स्टेबलाइज तरीके से ऐड होगा उतना ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करेगा। हाँ निधि बोलो। सर जो न्यूक्लियस है उसके हाँ। पास जो आउटर मोस्ट शेल है वो जितना पास होगा हाँ। उतना न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल पे अपना वो डालेगा ना फोर्स, हाँ। तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो मतलब रिपल्सिव फोर्स उससे कम है। बिल्कुल वही बोल रहा हूँ, इसलिए स्टेबलाइजेशन ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। ओके सर। तुमने पूछा था, बताया था लड़की। आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, समर्पित से बोला नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में होगी। यूएन बोलो। अच्छा सर, हाँ एक सेकंड बेटा, अब बोलो। सर साइड समझ नहीं आया मुझे। साइज मतलब साइज बेटा दे दे देखो, एक बता, जितना पास ऐड होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा या कम? जितना छोटा एटम होगा तो जितना छोटा मतलब न्यूक्लियस के पास, हाँ छोटा न्यूक्लियस के पास होगा उतनी एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। सेम ही तो बात है, पहली ज्यादा रिलीज होगी। हाँ। जितना स्टेबल है उतना, बेटा सही बोल रहे हो, जितना स्टेबल उतना ज्यादा होगा। और सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, फुल्ड हाफ? बेटा जो फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड में तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से स्टेबलाइजेशन आएगा ही नहीं ना। नहीं आएगा। हाँ। ऐसे हाफ फील्ड ऐसे तो नॉर्मल की ज्यादा होगी इन दोनों के। हाँ मैं इस चैप्टर की एक टेबल बना के, समरी बना के सब कुछ दूंगा, आप ना सब चीज एक साथ चाहते हो। हाँ बेटा सही बोल रहा है प्रत्युष, हाफ फील्ड क्योंकि अल्टीमेटली हम मुझे फुलफिल कर देते हैं। हाँ सही बात है। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, आ जाओ पीरियोडिक टेबल में बताओ, सब लोग खुद बताओ पीरियोडिक टेबल का बताओ कि क्या होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए, बोलो सब लोग। लेफ्ट टू, या फिर ऐसे लिखता है अलोंग दी पीरियड, अलोंग दी पीरियड, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में L2R। मेरे हिसाब से जाएंगे तो इधर जाते तो साइज छोटा होता है ना, साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़नी चाहिए। अलोंग दी ग्रुप, टॉप टू बॉटम, भाई घटनी चाहिए। देखो भाई लोग, सबको समझ में आ रहा होगा ये? सेम इज एटॉमिक रेडियस या सेम इज आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ बोल सकते हो। इसमें लिख लो फिर आराम से, सबको समझ में आ रहा है लिख लो, इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं छोटे छोटे, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस मैं यहाँ पे लूंगा, कुछ बाद में लूंगा। एक इसका फेमस क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ आपको, इतना लिख लीजिए प्लीज। सिर्फ एफिनिटी पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैं एफिनिटी के टर्म्स में ही बता रहा हूँ सब कुछ। हाँ एक्सेप्शन होंगे तुषार, वो देखेंगे ना जब क्वेश्चन आएगा। ये तो जर्नल ट्रेंड है, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, ये जर्नल ट्रेंड है। हाँ ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होगी, सही बोल रहे हो एकदम। तो उसी को डिस्कस करते हैं। दो सवाल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, ऐसे डाल दो स्टार मिला के, ग्रुप 17 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्वेश्चन आता है। ग्रुप 17 कौन सा बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका आंसर आपका सिंपल ही आना चाहिए कि डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आता है वही कुछ मतलब घटनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, फ्लोरीन और क्लोरीन का टेंशन है।
हेलोजेंस बोलते हैं बिल्कुल बेटा, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है कायदे से ना, सुनना, फ्लोरीन और क्लोरीन में, ठीक है, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए? फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए क्लोरीन से। हाँ 80 भी आता है बेटा। तो फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन से नीचे जा रहा हूं क्लोरीन पे, तो आप क्या बोलोगे कि सर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम आएगी फ्लोरीन से, क्योंकि डाउन द ग्रुप जब नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाती है। लेकिन उल्टा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज हाईएस्ट पूरी पीरियोडिक टेबल में देन फ्लोरीन। इसका रीजन ढूंढना होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से, तो इसका रीजन क्या है सब लोग ध्यान से सुनेंगे। देखो क्लोरीन का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 3p5 आएगा लास्ट में, और फ्लोरीन का लिखोगे तो 2p5 आएगा बेटा। मतलब ये 3p5 को ऐसे बना रहा हूं 5 इलेक्ट्रॉन के साथ, और 2p5 छोटा होगा इससे, तो उसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इसमें भी ऐड करना है, इसमें भी ऐड करना है। कहां पे रिपल्शन ज्यादा मिलेंगे तो कहां पे इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज तरीके से ऐड होगा? सोचो सब लोग, सोचो भाई, क्लोरीन में या फ्लोरीन में? भाई देखो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ये छोटा साइज है, 5 इलेक्ट्रॉन यहां पे भी है, तो यहां पे स्टेबलाइज तरीके से ऐड नहीं होगा, क्लोरीन में ऐड होगा, दैट्स व्हाई, सिंपल। तो यही आंसर है इसका। क्या आंसर है? एज साइज ऑफ 3p is larger than 2p, so less repulsion, more EA। अब बोलोगे सर ये क्या क्वेश्चन मैं और जगह भी अप्लाई कर सकता हूँ क्या? ये मैं कहूंगा नहीं, सिर्फ यही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, याद रखना, आप इसको जनरलाइज नहीं करेंगे, यही क्वेश्चन है, यही सॉल्यूशन है। बोले सर इसके पिछले वाले पीरियड में भी मैं पिछले वाले ग्रुप में भी अप्लाई कर दूं क्या इसको? नहीं करोगे आप, यही करोगे, ठीक है। ऐसे जनरलाइजेशन अलाउड नहीं होता प्रोडक्ट टेबल में, क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो आपसे ऐसा आएगा आपके जेईई में या नीट में या बोर्ड में, आपके 11th क्लास का पक्का क्वेश्चन है जो आप स्कूल एग्जाम दोगे, कि क्लोरीन की एफिनिटी क्यों फ्लोरीन से ज्यादा होती है, ऐसा पूछा जाएगा। क्यों क्लोरीन की एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है? तो आप आंसर क्या करोगे? जो आपसे पूछेगा उसको बोलोगे देखो क्लोरीन में होता है 3p5 और फ्लोरीन में होता है बेटा 2p5। तो क्लोरीन में जो 3p5 है उसका साइज, 3p का साइज 2p से बड़ा होता है, 3p का साइज 2p से बड़ा होता है। दोनों में 5-5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो क्लोरीन में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है उनका रिपल्शन कम मिलता है। फ्लोरीन में जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको रिपल्शन ज्यादा मिलता है। तो स्टेबलाइज तरीके से, आसानी से, ढंग से जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है ना बेटा, वो क्लोरीन में हो पाता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन में। दैट्स व्हाई एनर्जी रिलीज इन केस ऑफ क्लोरीन इज मोर एज कंपेयर टू फ्लोरीन। और यहां से आप एक बात और लगा सकते हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होगी, ठीक है। अब आप मेरे से रिलेटेड डाउट पूछ लीजिए, जो भी पूछना है पूछ लीजिए, ठीक है। पूछ लो आप डाउट, जिसको पूछना है आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। शिवांश आपको कुछ पूछना है, बताइए बेटा। सर 2p5 में जो है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास नहीं होगा? पास की बात नहीं है बेटा, रिपल्शन की। पास तो होगा 2p में, लेकिन यहाँ पे वो फैक्टर बेटा ओवरकम कर गया दूसरे फैक्टर से, समझ रहे हैं? पास होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा बेटा, वो फैक्टर कम हो गया, ज्यादा हो गया। ये देख, ये तो फिक्स है बेटा, इसकी तो वैल्यू आती है बेटा। होता क्या है पीरियोडिक टेबल में ना, थ्योरी से डेटा नहीं आता, डेटा से थ्योरी आती है, समझ रहा है? तो मेरे पास एक डेटा है, उसको एक्सप्लेन करना है मुझे, शिवांश, समझ रहा है बेटा? तो जो तू फैक्टर बोल रहा है ना, वो कम हो गया, ये वाला फैक्टर डोमिनेंट हो गया, जो मैं बता रहा हूं, ठीक है जी सर, है ना? चलो आगे क्षितिज, अभी एक एक करके सबके डाउट ले रहा हूँ। हाँ बोलो निधि। सर वो जो रिपल्शन वाला था कि SPDF वाला, वो एक बार फिर से छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दो। वो तो पेनिट्रेशन पावर थी, वो तो अलग थी। वो तो बेटा एग्जिस्टेंस पे है कि फॉर द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा फोर्स डीपर पे, डीपर फिर एफ पर, ठीक है। तो सर फिर इसमें क्या हो रहा है? फिर इसमें तो वो बिल्कुल ही अलग चीज है, ये तो अलग ही चीज है।
ये तो तो कह रहा सर हूँ फिर से समझा दो फिर ये। बेटा, ये तो अलग एटम है, क्लोरीन अलग एटम है, फ्लोरीन अलग एटम। पहली बात तो एटम ही अलग है। यहाँ पे 2p5 है, यहाँ पे 3p5 है, समझा लास्ट चल में। तो यहाँ पे यस क्लोरीन में सर। क्योंकि 3p5 में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, यहाँ 2p5 में करना है, ठीक है। तो यहाँ 2p यस का सर। साइज छोटा है, 3p का साइज बड़ा है, तो कहाँ पे आसानी से इलेक्ट्रॉन कर पाएगी तू ऐड? 3p में। 3p में। यहाँ पे तो रिपल्शन ज्यादा मिलेगा, तो यह स्टेबलाइज तरीके से ऐड होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। बस इतना सा बोला। ओके सर, ओके सर। क्षितिज बोलो। सर हो गया, ये यही वाला क्वेश्चन था जो उसने पूछा। ठीक है। और केटी इज बैक। हाँ भाई बोलो। तुम अनम्यूट ही नहीं हो, कैसे बैक हो तुम यार? ऋषदीप तुम बोलो यार। ऋषदीप बोलो। बेटा आइसोटोप, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दिया है, इसको आगे पीछे मत करो। ऋषभ बोलो। ऋषभ ने हटा लिया। ऋषदीप बोलो बेटा। सर लेस रिपल्शन के बाद क्या लिखा है? As size of 3p is larger than 2p, less repulsion, more electron affinity. मतलब लेस रिपल्शन इसके प्रोपोर्शनल है ना? हाँ बोल सकता है सर। और एग्जांपल से बता दो। और एग्जांपल से नहीं बता सकता, यही एग्जांपल है यार। बोल रहे हैं जनरलाइजेशन नहीं है, अलाउड है यार। यही एग्जांपल है, इसको ही समझो ना। ये फिजिकल केमिस्ट्री नहीं चल रही कि 50 एग्जांपल दे दिए। बेटा ये क्वेश्चन है अकेला ही। बेटा यही क्वेश्चन है, समर्पित क्वेश्चन नहीं दे सकता इस पे। ये खुद क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा आपके पास कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा क्यों होती है। आपको एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, बस। क्वेश्चन नहीं है ना। अब सुनो, एक क्वेश्चन होता है ऑक्सीजन फैमिली का, ये याद रखना आप। अभी और किसी ने हैंड रेज किया, पहले इनका आंसर कर देते। अंश बोल। सर मैं कह रहा हूँ दूसरे एग्जांपल। बेटा दूसरा एग्जांपल कैसे? तो यही है एक एग्जांपल। एलिमेंट दूसरे बेटा नहीं जनरलाइज कर सकते ना दूसरे में। यही दोनों में होगा। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, यही आंसर है, यही तो बता रहा हूँ। ऐसे पढ़ेगा प्रेडिक्टेबल सुकून में रहेगा। आप एक बात ना अपने दिमाग में सेट कर लो। अभी तक जो आपने पढ़ी ना फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें क्या होता था? थ्योरी होती थी, थ्योरी से डेटा आता था, नंबर्स आते थे। इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता बेटा। डेटा पहले से एग्जिस्ट करता है इनऑर्गेनिक में। डेटा है मेरे पास, उस डेटा को मैं थ्योरी से एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसलिए मेरे को चीजें बदलनी पड़ती है बार बार। ठीक है, अपने दिमाग में लेके चलो तो आपको आसान लगेगा पढ़ना। एक फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन फैमिली की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड। अब आप इसमें मुझसे पक्का गुस्सा हो गए, लेकिन ठीक है, हो सकता है यहाँ पे मैं आपको अच्छा ना लगूं। ये ट्रेंड है ऑक्सीजन फैमिली। हाँ, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है, विदाउट नो रीजन। मैं कोई रीजन ही नहीं दे रहा इसका, कोई चीज नहीं। इंटरनेट की दिक्कत हो रही है, एक मिनट रुक जाओ बेटा, समझ लग गया अपने से। कोई मैं आपको किसी को होस्ट बना रहा हूं और फिर मैं खुद ज्वाइन कर रहा हूं। समर्पित तुम्हें होस्ट बना दूं मैं 1 मिनट के लिए बेटा? अब मुझे बना लो। मैं समर्पित को बना के फिर अभी मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा, मैं समर्पित को बना के जा रहा हूं और फिर से मैं आ रहा हूं। 2 मिनट दो मुझे। चलिए, अभी आ रही है क्या आवाज ढंग से? समर्पित मुझे होस्ट बनाना बेटा। क्या आवाज मेरी क्लियर है क्या अभी आपको? चलो ठीक है, फिर क्लियर है तो चलो। मेरा बोर्ड कहाँ गया यार? हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, सुनिए सब लोग। तो मैं आपको ये बता रहा था ऑक्सीजन फैमिली में याद रखना है आपको सीधा ये, इसका कोई रीजन नहीं होता। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है, ये याद रखना मेरी तरह। आप पूछोगे सर रीजन देने को मैं दे सकता हूं, लेकिन एग्जैक्ट कोई रीजन नहीं है। ठीक है, पागल बनाऊंगा आपको, मैं पागल बनाना नहीं चाहता। सिंपल,
मैं सीधा बोल रहा हूं, आप याद रखो। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है विदाउट एनी रीजन, दैट्स इट। हाँ, अंश बोलो क्या बोलना चाहते हो। ये दूसरा क्वेश्चन है जो हमें याद रखना है बेटा। अंश बोलो। सर मेरा हैंड ही नहीं है। तुमने तो कर रखा था, चलो ये लिखिए सब लोग फटाक से। बेटा इसका कोई रीजन नहीं है, लीपा पोती करने वाली बात हो जाएगी मैं इसका रीजन दूंगा तो अपन नहीं, बस ये याद रखेंगे। तुषार बोलो, तुषार बोलो। सर मतलब ऑक्सीजन इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता। एक्सेप्ट करता, हाँ एक्सेप्ट नहीं करता, सही बात है। ठीक। नाज़िया बोलो। सर सर आपने बोला था कि जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। सही बात है सर, तो फुलफिल में तो ज्यादा एनर्जी एफिनिटी होना चाहिए फिर। ऐसी बात करे लड़के, बता फुलफिल्ड है कोई तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकती है। अच्छा हाँ सर, यस सर, समझ आ गया। शिवांश बोलो। सर ये सारे कौन कौन से एलिमेंट्स लिखे हैं? सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलेनियम, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फैमिली है सर, ये याद करना होगा पूरा? हाँ ये याद करना होगा, ये ट्रेंड। सर लिख दो सर, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं नीचे। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फैमिली है ना बेटा। सेलेनियम, टेरेलियम, पोलेनियम, बस इसको क्या ही लिखूं। और इसको याद करने का तरीका, अभी मैं पूरी पीरियड टेबल याद करने का तरीका बताऊंगा आपको, जुगाड़ होता है इसके। हाँ ऋषदीप फिर से बताओ। अभी सबने लिखा है ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर हाँ सर ये क्या था, मुझे समझ में नहीं आया, एक बार रिपीट कर देना। बेटा सिंपल है, ऑक्सीजन फैमिली में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड है ये। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है, बस इतना याद रखना। अच्छा ठीक है। और सर सुनो सर, मैं आपको चैट नहीं कर पा रहा, वो लिखा रहा है नरेंद्र कुमार इज नॉट इन द मीटिंग। तो बिंदास बोलना, आराम से जो बोलना है, ठीक है। चलो अंश बताओ। सर ये कहाँ पर काम होता है? बेटा काम नहीं आता, क्वेश्चन आता है। ये काम कहाँ है ये? नहीं सर, वो पढ़ा क्यों रहे फिर? तो यार पढ़ा क्यों रहे? क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाई, उसके क्वेश्चन करा रहा हूँ। पढ़ा क्यों रहे हो क्या मतलब है? जैसे मैंने पढ़ाया इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, उसके क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं। नहीं सर, जैसे रियल में कोई काम नहीं होता इसका? रियल में यार, अब रियल में हर चीज का रियल में काम नहीं होता यार। अब होता है यार ऐसे तो फिर आयन बनाते समय, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको और कुछ पूछा है? अभी ना कुछ क्वेश्चन और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी के करेंगे एंड में सारे। अभी मैं आपको एक्चुअल पूरी पीरियड घुमाऊंगा, पहले एक बार बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं। चलो अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या है? फिर से वही स्लैग हो गई। अरे यार अभी तो उसने इंटरनेट वाले ने आया तो कर रहे बेटा, 2 मिनट दो, 1 मिनट जाओ, मैं कर रहा हूँ, 2 मिनट हो जाओ। 1 मिनट होल्ड करना सब लोग। और अभी ठीक है क्या? अभी आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर आपको क्या? नहीं आ रही? नो
आवाज कट रही है। कट रही है आवाज। कल भी ऐसा ही हो रहा था। अरे यार हमारे यहाँ पे ना इंटरनेट में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है 1-2 दिन से। 1 मिनट रुक जाओ, मैं कुछ देख रहा हूँ। क्या था, एक बार ट्राई करें, थोड़ी देर में मैं कनेक्शन भी चेंज कर दिया है। ट्राई करते हैं, मेरे को ज्यादा टफ चीज नहीं पढ़ानी है, मैं ट्राई करूंगा 3-4 बार बोलता रहूंगा चीजों को, ठीक है। ट्राई करते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर में आवाज ठीक हो जाएगी यार, ट्राई करो आप, ठीक है। चलो तो थोड़ी देर ज्यादा प्रॉब्लम आएगी तो मैं छोड़ दूंगा, बस अभी थोड़ा तो पढ़ ले। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है पढ़ाना चाहता हूँ मैं आपको, सुनो। तो आप सबने ना एक चीज पढ़ी होगी, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, आएगी आवाज, धीरे बोलूंगा तो आएगी, वो सही डेटा ट्रांसफर होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है सबने। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है जैसे ए और बी के बीच में शेयरिंग होती है कि एक इलेक्ट्रॉन रख देता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, और इनके बीच में शर्त होती है कि ए और बी का जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच में रहेगा, ठीक है। ए और बी का इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आ जाए, बहुत लैग हुई है। एक बार दोबारा से ज्वाइन करके मेरे आप समर्पित फिर से बना रहा हूँ। चलिए अभी देखिए, आप सब ना अपने वीडियोज ऑफ कर दो यार, अपने वीडियो ऑफ कर दो सब लोग, तो शायद है। अभी क्लियर है क्या कुछ समर्पित? तो कोई बंदा अपने आप को अनम्यूट करके रखो, कोई एक बंदा। यूएन तुम अनम्यूट हो बेटा, समर्पित तुम अनम्यूट हो जाओ। आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आ रही है सर। चलो चलो फटाफट पढ़ लेते जब तक आ रही है भाई, कोई भरोसा नहीं है। सर जल्दी है सर, जल्दी। कोई भी अपना वीडियो ऑन नहीं करेगा, ठीक है। यस। तो मैं कह रहा था कि ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये रखेगा, और बीच में रखेगा, मिड में रखने की कंडीशन होती है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ए है, जैसे मान लो H और Cl ले लेता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन बोलता है भाई एक इलेक्ट्रॉन मैं अपना बीच में रख रहा हूँ, क्लोरीन बोलता है मैं अपना बीच में रख रहा हूँ। लेकिन क्या बताओ, क्लोरीन का न्यूक्लियस के पास 17 प्रोटॉन है और इसके पास 1 प्रोटॉन है, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन बीच में तो नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, ऐसा हो जाता है कि H के थोड़ा सा दूर चला जाता है और क्लोरीन के पास आ जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, इस चीज को बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दी बॉन्ड पेयर। जैसे क्लोरीन की टेंडेंसी ज्यादा है बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की। तो जाहिर सी बात है, जैसे मेरे और आपके बीच में एक डील हुई, आपने बोला चलो 100 रुपए तुम दो, 100 रुपए मैं दूंगा, और दोनों 200 रुपए खर्च करेंगे। लेकिन मैं ज्यादा पावरफुल आदमी हूं तो मैं 200 रुपए अपने पास रखूंगा, आपको नहीं दूंगा, ठीक है। उसी तरह की बात हो गई। तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, डेफिनेशन वाइज इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट the
बॉन्ड पेयर। सबसे पहली चीज आप ये लिख लेंगे। तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, हाँ जिसके पास ज्यादा बॉन्ड पेयर, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। बेटा कुछ नहीं है बॉन्ड पेयर मतलब, मैं बताता हूं। जैसे मान लो मैं और आप हूं, अब सिंपल सुनो यार, मैं और आप हूं, ठीक है, मैं बैठा हूं ये और आप बैठे हो ये। हमने बोला कि भाई एक एक पेन दोनों, हम एक मेरे पास ब्लू पेन है, हमारे पास रेड पेन है, हमने कहा दोनों यूज करेंगे, लेकिन मैं ज्यादा पावरफुल हूं तो इस रेड और ब्लू पेन को मैं अपने पास ही रख के बैठा हूं। तो बॉन्ड पेयर है ये, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई ना, दिस शेयरिंग, दिस बॉन्ड पेयर, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है उसको बोलते हैं अपन बॉन्ड पेयर। तो अपनी तरफ बॉन्ड पेयर को खींचने की टेंडेंसी, जैसे यहां पे अपन ऐसे बोलते हैं कि ऐसा एरो बनाते हैं कि क्लोरीन ने बॉन्ड पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी कहलाती है बेटा क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी समझ में आया सर? ये जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे उस तरफ चला जाएगा। हाँ, जिस तरफ ज्यादा प्रोटॉन उस तरफ, बिल्कुल। चलिए, तो समझ में आया क्या सबको? तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दी बॉन्ड पेयर, ठीक है। वैभव बोलो अभी क्या बोलना चाहते हो, पहले ये लिखो सब लोग, फिर ये लिखो। बोल तो दिया सर, बोल दिया। बोल दिया, ठीक है। अरिहंत, शेड पेयर होता है बॉन्ड पेयर, बिल्कुल सही है। अरिहंत बोलो बेटा। अगर सेम प्रोटॉन्स हुए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो जाएगी। बिल्कुल, डिफरेंस 0 हो जाएगा, बिल्कुल। अंकुर बोलो। ऋषभ, अभी आ रहे किसका हाईएस्ट होगा ये बताएंगे आपको। ऋषभ बोलो। पता नहीं क्या हो रहा, बोल क्यों नहीं पा रहे ऋषभ? वैभव बोल रहे हैं कुछ। सर ये इलेक्ट्रॉन गेटिविटी लिखा है आपने पीछे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे सर, ELECTRONEGATIVITY। अरे एक ही एन लगाया ना आपने। हाँ सर ये इलेक्ट्रो है या इलेक्ट्रॉन है? सर फिर ई। सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में बॉन्ड पेयर उधर की तरफ ही अट्रैक्ट होगा जिधर नेगेटिव चार्ज होगा। हाँ नहीं, जिधर प्रोटॉन ज्यादा होंगे, जिसका न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल होगा। ओ सर, जिसके ज्यादा प्रोटॉन होंगे उसका ज्यादा न्यूक्लियस पावरफुल होगा। बिल्कुल, वो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ उतना ही अट्रैक्ट करेगा। ओके सर, चलो आगे बढ़े। अभी समझ में आ जाएगा आपको, सिंपल सा है। तो ये लिख लिया सबने, फैक्टर्स लिखते हैं अब। किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी? फैक्टर्स तो आपको खुद को समझाएगा। पहला फैक्टर, इसमें भी जेड इफेक्टिव है, सबको समझ में आना चाहिए। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा। फोर्स की तो कहानी है। सेकंड फैक्टर साइज, बेटा साइज जितना छोटा रहेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी। दोनों फैक्टर लिख सकते हैं आप, आराम से आपको समझ भी आ जाएंगे। अब वैभव बोलो। वॉइस लैग हो रही है सर बहुत, दोबारा से, बीच में ठीक थी। अच्छा एक सेकंड, अभी आ रही है क्या? मैंने अपना वीडियो ऑफ कर दिया है इसलिए। मैं कह रहा हूँ तब भी सही आ रही थी, शायद वैभव के कनेक्शन में प्रॉब्लम है। यार मेरा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है सर। अब आ गई सही, अब आई है। पहले बीच में थोड़ी सी लैग हो गई थी, अब सही आ रही है सर। ठीक है, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, अब सही है। ठीक है, चलो। तो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला जेड इफेक्टिव, जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी। दूसरा साइज जितना कम रहेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी।
इसमें आप पूछ सकते हैं, आपको कुछ पूछ रहे हैं 2 फैक्टर्स पे, नहीं तो मैं पीरियोडिक टेबल की तरह शिफ्ट हो जाऊंगा। ऋषदीप, ऋषभ आपको कुछ बोलना है बेटा? क्लास बहुत डिस्टर्ब हो गया आज तो। शिवांश बोलो। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर एक एटम की अलग अलग होती है। बिल्कुल, और वो डिपेंड करता है किसके साथ वो जा रहा है। तो सर जैसे इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड दो तो नहीं एटम दे करती रखे ना। हैं और सर किसी का एक का साइज सर ज्यादा छोटा है पर दूसरे के प्रोटॉन ज्यादा है, तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? बेटा वो देखना पड़ेगा, वैसे ऐसा कंडीशन बनेगा नहीं, लेकिन हम प्रोटॉन को प्रायोरिटी देते हैं। इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है? नहीं बेटा, प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। जैसे इसमें सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। नहीं सर इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई रोल प्ले नहीं करती? नहीं करती, कोई रोल प्ले नहीं करती बेटा। क्यों सर? क्योंकि कोई सेंस नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन आया जा नहीं रहा ना। ओके ओके ठीक है, आगे सौरभ। निधि बोलो। सर ये जो जेड इफेक्टिव वाला केस है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। जेड इफेक्टिव समझ मतलब नहीं ज्यादा, आया। बेटा जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है? जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन होंगे। जेड इफेक्टिव तो उसी का ही ज्यादा होता है ना बेटा, सेम ही तो बात है। सही लड़की? नहीं समझ आया सर। बेटा जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होता है? मैंने कहा H और Cl। क्यों Cl ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे? क्योंकि Cl का न्यूक्लियस ज्यादा प्रोटॉन पावरफुल, ज्यादा है। तो एक ही तो जेड इफेक्टिव भी तो वही होता है बेटा, प्रोटॉन ज्यादा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा ही तो होता है। ओके सर। सौरभ बोलो। हो गया। तुषार। हाँ सर, अगर किन्हीं 2 एटम्स का साइज लगभग इक्वल हो तो उनका टेंडेंसी भी इक्वल ही होएगा। हाँ, फिर बॉन्ड पेयर बीच में रहेगा बेटा। हाँ अच्छा। साइज देखो, साइज जितना छोटा रहेगा उतना वो उसका पावरफुल न्यूक्लियस रहेगा, एक ही तो बात है। साइज छोटा होना और जेड इफेक्टिव ज्यादा होना एक ही बात है मेरे हिसाब से। अतिका। हाँ तो सर अगर साइज लगभग सेम हो तो कोई और फैक्टर नहीं होता जिसपे हम डिटरमाइन कर सके? फिर वो बॉन्ड पेयर बीच में रहेगा, इतना बोल सकते हैं अपन। अच्छा, तो उनमें मतलब हम कर ही नहीं सकते कि नहीं, उनमें नहीं। से कौन सा ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल देना है? बीच में रहेगा, ये भी तो बोल सकते हैं ना अपन, हमेशा थोड़ा ना हाँ। शिफ्ट रहेगा। अंश बोलो। हाँ अंकुर बोलो। सर हाँ बोल बेटा। सर ये आपने बताया कि हाइड्रोजन सर ये आपने बताया कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा बॉन्ड पेयर होगा, तो सर ये मिल नहीं जाएंगे आपस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बन जाएगा सर? अरे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो बता रहा हूँ बेटा मैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बॉन्ड पेयर क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट रहेगा। सर फिर तो इनके प्रोटॉन्स भी मिल जाएंगे आपस में? अरे ऐसे नहीं मिलते यार, कैसी बात कर रहा है? बताऊंगा तुझे एंड में पूछना तो ये चीज। अरे वो इलेक्ट्रॉन जो गेन करने की टेंडेंसी होती है उससे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। नहीं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं। ठीक है, आ जाओ पीरियोडिक टेबल में बताओ सब लोग मुझे फटाक से। पीरियोडिक टेबल में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सोचो सब लोग। अलोंग द पीरियड, सोचो सब लोग, लेफ्ट टू राइट। मेरे हिसाब से तो बेटा इंक्रीज होना चाहिए। सर क्योंकि साइज छोटा होगा। बिल्कुल, अलोंग द ग्रुप कम होगा। ये डिक्रीज होना चाहिए, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। तब तो आ रहा होगा आंसर। अब इसमें आपके पॉइंट को जो बदल सकता है आपके एग्जाम में, एक चीज लिखी होती है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात कर रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ वैभव बोलो। हो रहा है सर। क्या? वॉइस लैग हो रही थी सर बहुत ज्यादा, कुछ समझ नहीं आया। ये तो समझ में आ गया होगा पीरियोडिक टेबल वाला।
सही सर, अब सही आ गई। बेटा एक चीज और पढ़ा रहा हूँ, फिर बंद कर रहा हूँ क्लास, सब कुछ देखता हूँ क्या करता है। ठीक है सर चैट में भी सर मैं लिख नहीं पा रहा। इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है वो, आज हो रहा है, 2 दिन से हमारे यहाँ हो ही रहा है पूरा प्रॉब्लम। सर फिर जितेंद्र सर कैसे पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे, मैं दूसरा वो लेन लगाऊंगा यार, अभी दूसरे घर से लेन मांग के आता हूँ। ठीक है अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, सुनो अभी एक चीज और सुन लो, बस ये चीज पढ़ा दूं फिर आप जा सकते हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइंड स्टेट। ठीक है तो ये एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिव कंबाइंड स्टेट की प्रॉपर्टी है, ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, तो मैं एक मिनट कर दूंगा। ये जैसे देखो यार, वो इससे क्या, हाँ सर काफी लैग हो रही है, काफी लैग हो रही है वॉइस। ठीक है अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही है, अब प्रॉपर है। ठीक है एक सेकंड कुछ करते हैं। अब सही है सर। रुक जाओ, मैं चैट बंद कर रहा हूं, मैं सबकी डेटा ट्रांसफर रोकता हूँ, कुछ हो जाएगा। ठीक है अभी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अभी बस तुम सुनना, बाकी कोई भी वीडियो ऑफ करो अपना, बस एक चीज पढ़ा लेने दो छोटी सी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइंड स्टेट। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो फ्लोरीन है, मान लो एक बॉन्ड है फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, तो यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मान लो एक बॉन्ड है फ्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में, तो यहाँ पे ब्रोमीन ज्यादा पावरफुल है। तो आपको ना ये देखना पड़ेगा कि किसके साथ कंबाइंड हो रहा है एटम। देखो फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में कौन हीरो है? क्लोरीन है। यदि फ्लोरीन और ब्रोमीन वाला केस लूं तो कौन हीरो है? फ्लोरीन हीरो है। तो ये कंबाइंड मतलब किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है दो लोगों में से, वो डिपेंड करेगा किसके साथ जा रहा है वो आदमी। ठीक है किसके साथ वो बॉन्ड बना रहा है। तो आपको ही पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एक कंबाइंड स्टेट की प्रॉपर्टी है, मतलब वो इंडिविजुअल नहीं है। मैं जैसे मान लो कि मैं अपने छोटे भाई को तो आराम से पीट देता हूं, तो छोटे भाई और मुझ में मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन मेरा बड़े भाई और मुझ में मेरा बड़ा भाई मुझसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मैं किसके साथ बॉन्ड बना रहा हूं उस पर ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइंड स्टेट। ये ठीक है, एक ये पॉइंट आप लिख लीजिए। समर्पित आवाज आई थी मेरी प्रॉपर? यस सर प्रॉपर आवाज आई है। हाँ तो देख लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइंड स्टेट। मतलब कि एटम किसके साथ कंबाइन कर रहा है ना उस चीज पर ज्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे जब फ्लोरीन क्लोरीन के साथ जाएगा तो क्लोरीन खींचेगा बॉन्ड पेयर, लेकिन जब फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ जाएगा तो फ्लोरीन खींचेगा। मेरी बात आप समझ रहे हो? आप सॉरी मैंने यहाँ पे भी उल्टा साइन लगाया, फ्लोरीन क्लोरीन में फिर से करता है, उल्टा लिख दिया। फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करूंगा तो फ्लोरीन खींचेगा, यदि मैं क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करूंगा तो क्लोरीन खींचेगा। सही ना, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। ठीक है तो इट डिपेंड्स कि किस एटम के साथ कंबाइंड हो रहा है एटम। जैसे आप अपने छोटे भाई और आपका एग्जांपल ले लो, छोटा भाई होगा तो आप हीरो बन जाओगे हर लड़ाई में, लेकिन बड़े भाई की जब लड़ाई होगी तो आपका बड़ा भाई हीरो बनेगा। तो आपको एक बात याद रखनी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइंड स्टेट, ये इंडिविजुअल स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं है। अब आप एक एक करके मेरे से डाउट पूछ लो। पूरक बोलो, पूरक। सर वही था, आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है अंकुर, अभी मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप इससे रिलेटेड डाउट पूछ लो, मैंने चैट बंद कर रखी है, पूछ लो आप बोल बोल के। सर ये वाला एग्जांपल इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बेटा, ये एग्जांपल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब फ्लोरीन ने क्लोरीन से बॉन्ड बनाया तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन जब क्लोरीन ने ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाया तो ब्रोमीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है कि कंबाइंड स्टेट है, जैसे जिसके साथ कंबाइंड हो रहा है ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर ये कंबाइंड स्टेट कैसा भी हो सकता है, आयोनिक या कोवलेंट? नहीं बेटा कोवलेंट नहीं रहेगा हमेशा। सर ऊपर वाला फ्लोरीन क्लोरीन उल्टा आपने लगा दिया है।
नहीं अभी ठीक लगा है ना, फ्लोरीन ज्यादा सर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन तो सर उसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना पीरियोडिक टेबल में तो। बेटा फ्लोरीन की होती है, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी। किसमें थी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी बेटा वो, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा होती है? फ्लोरीन की? बेटा डाउन द ग्रुप घटती है ना। सीधे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखेंगे ना। हाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन देख सकते हैं। सर फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली स्लाइड दिखाना है क्या? लीव कर सकते हैं क्या? लीव कर सकते हैं बेटा, लीव कर सकते हो। सर अभी जब आपने फ्लोरीन क्लोरीन और फिर उसके बाद फ्लोरीन और ब्रोमीन का बताया था, तब आपने क्लोरीन को ज्यादा बोला था बेटा वो गलत लिख दिया था, वही तो मैंने गलत लिख दिया था ना, बोला मैंने गलत लिख दिया। अभी ठीक लगा एकदम। सर कल प्रॉपर क्लास है या रिवीजन? कल बेटा रिवीजन ही क्लास है सर आप तो कह कल कन्वर्जन पढ़ाऊंगा ना। हाँ सर मोल वाला, वही तो बोल रहा हूँ सर। ओके सर हाँ बोलो बेटा। सर वॉइस नहीं आ रही सर। हाँ बोलो सर आप पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं पढ़ाओगे? बेटा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कुछ होती नहीं है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी तो हो गया वो, अब केस कर लेंगे अपन उसके। सर पीरियड में लेफ्ट टू राइट में जी इफेक्टिव बढ़ता है ना? हाँ बेटा। सर इसके बाद कितना बचा है? बच्चा कुछ सर एक लेक्चर का बचा है ये चैप्टर, ज्यादा नहीं बचा। सर ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड में होता है कोवेलेंट, शेयरिंग है ना बेटा, शेयरिंग मैंने पहले ही स्टार्ट ही यहाँ से करा था, देख शेयरिंग सही है। शेयरिंग मतलब तो कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है ना बेटा। सर तो सारे मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है सर? बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है उनके सर। हाँ सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ मेटल्स के बीच में होगी या फिर मेटल्स और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड? बेटा कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ होगा। सर फर्स्ट आयन एंथैल्पी जो होगा वो सेकंड से कम होता है, सर सेकंड से कम होता है ना? ऑलवेज सक्सेसिव आयन एनर्जी ज्यादा होती है। सर ये मेटलोइड्स के साथ भी हो सकती है क्या बेटा? नाइट्रोजन में हाँ उसमें तो फर्स्ट का ज्यादा होगा सेकंड से। ये किसने बताया? मैंने तो नहीं बताया। उसमें हाफ फिल्ड होता है ना, उससे फर्क ही नहीं पड़ता बेटा, कोई भी फैक्टर से फर्क नहीं पड़ता। ऑलवेज मैंने बताया था इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल फैक्टर्स सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है सारे एटम में, सब में कोई भी ले तो। सेकंड हमेशा फर्स्ट से ज्यादा रहेगी, थर्ड हमेशा सेकंड ज्यादा रहेगी, चाहे कुछ भी हो सर। ठीक है ओके सर ये मेटलोइड्स के साथ भी हो सकता है बेटा, जहां पे भी कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा वहां हो सकता है। सर कोवेलेंट बॉन्ड क्या सर? यहाँ पे शेयरिंग होती है बेटा। ओके सर ओके। होता है सर जैसे फ्लोरीन के पास तो लेकिन कम प्रोटॉन है ना क्लोरीन से, तो सर ये दोनों क्लोरीन के पास किससे? सर क्लोरीन से। किससे कम है? फ्लोरीन। हाँ क्लोरीन के पास ज्यादा है पागल लड़के, ज्यादा है ना क्लोरीन के पास तो 17 एटॉमिक नंबर, इसका 9। नहीं सर वही तो कह रहा हूँ कि हाँ, क्लोरीन के पास तो ज्यादा है। हाँ तो आपने फिर उल्टा नहीं होगा, मतलब फ्लोरीन की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर आपने साइज भी तो है ना, साइज भी तो फैक्टर है। तो ये दोनों फैक्टर तो अपोजिट हो गए। नहीं बेटा साइज भी तो फैक्टर ना, साइज भी तो बढ़ रहा है ना एक साइज। तो मैंने कहा ना डाउन, तूने खुद ने लिखा डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तो हाईएस्ट तो फ्लोरीन की हुई ना। अच्छा ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि प्रोटॉन और हो गया। तो प्रोटॉन तो ज्यादा क्लोरीन में है बेटा, ना? प्रोटॉन के साथ साइज भी तो बढ़ रहा है ना बेटा। तो ये तो देख देख सुन बेटा सुन, यहाँ पे तेरा बॉन्ड पे मतलब रखा हुआ सर है। दोनों फैक्टर्स देखने हैं। बिल्कुल बेटा, साइज मान ले बड़ा है तो इसका न्यूक्लियस इससे बहुत दूर नहीं हो जाएगा अपने आप। हाँ हाँ तो देखना पड़ेगा ना तभी, अभी तो पहले साइज देखेंगे बेटा, कुछ नहीं देखेंगे, ये देखेंगे। तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी सर। एक मिनट लड़की, ये तूने लिखा है? यस सर। तो ये देखना तो ये कैसे आया, ये इन दोनों फैक्टर से आया। देख हाँ बता कहाँ कंफ्यूजन है? एक तो क्लियर है एकदम। और बताओ, और बताओ बेटा, तो आज आपको क्या सर पढ़ा? अगर ना ही अलोंग ग्रुप हो ना ही पीरियड हो तब क्या करेंगे? क्या? तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है वैसे यार, ठीक है, मतलब ऐसे रैंडम नहीं देते हैं।
इतना रैंडम नहीं देंगे, फिर भी देंगे तो अभी मैं केस लेंगे यार, आप प्रैक्टिस करोगे, कुछ बातें सीधी याद रखनी पड़ती है तो वो देखना पड़ेगा। जनरली वैसा नहीं करते, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन दे देंगे तो इतने सारे फैक्टर्स हो जाएंगे कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, समझ रहे हो? क्योंकि ये फैक्टर तो बहुत वेरिएशन है ना, छोटा छोटा वेरिएशन है इनमें, तो इसलिए दिक्कत होती है। गुड नाइट सर।